बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक मशहूर डिबेटर जिन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स के अंदर डिबेट्स की और उसके अलावा अपनी एजुकेशन एनईडी से हासिल की। एक अजीब सा मोड़ उनकी ज़िंदगी के अंदर आया कि वो पॉलिटिक्स के अंदर चले गए। तो हम इनके सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात थी कि सोशल वर्क से फिर पॉलिटिक्स और फिर पॉलिटिक्स के अंदर भी जाके काउंसलर की यानी काउंसिल के अंदर खड़े होना और इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट करना। तो ये सारी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अतीब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच रज़ा फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा अतीब, मुझे अपना पहले तो बताएं कौन से एरिया में रहते थे बचपन में, बचपना कहाँ गुजरा, कौन सी स्कूल, फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी? अच्छा, अपनी जर्नी का अगर स्टार्ट करूं बचपन से, तो बचपन मेरा नॉर्थ कराची में गुजरा। नॉर्थ कराची के सेक्टर 11C3 में मेरी रिहाइश थी। 11C3 से शिफ्ट होके फिर मैं सेक्टर 8 आया। सेक्टर 8 से मैं 11A गया। 11A से सेक्टर 9 आया। सेक्टर 9 से दोबारा 11A गया और 11A में ही अब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। यानी मेरी जो पूरी जो लाइफ है अभी तक की, ये जो माशाल्लाह 25-26 साल तक की जो उम्र है मेरी, इसमें जो मेजर हिस्सा मेरा गुजरा है, बल्कि तकरीबन तमाम हिस्सा जो गुजरा है वो नॉर्थ कराची की लोकेलिटी में गुजरा है। और ये जो मैंने एरिया पूरा आपको गिनवाया है, 11C3 टू सेक्टर 8 टू सेक्टर 9 टू सेक्टर 11 है, ये बिल्कुल आसपास के सेक्टर्स हैं। अच्छा। बिल्कुल एक ही मतलब, इसको अगर आप इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, कि इंतखाबी हल्के की बात करें, तो ये सारे जो इलाके हैं वो एक ही यूसी में आते थे। यानी एक सिंगल एरिया ये काउंट होता था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें। और 11A के अंदर ही गुजरा। फिर 11A के अंदर एक स्कूल है, उस्मान पब्लिक स्कूल। उस्मान पब्लिक स्कूल है सेवरल ब्रांचेस इन कराची, तकरीबन अबाउट 51 to 52 ब्रांचेस हो गई हैं अब इनकी। और उसके उसमें सिंस नर्सरी टिल मैट्रिक मैंने अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की उसी स्कूल के साथ। और उसके बाद अगर मैं कॉलेज लाइफ की बात करूं, तो फिर मैंने गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज, जो करीमाबाद पे जो काफ़ी मशहूर कॉलेज, हुसैनाबाद पे जो काफ़ी मशहूर कॉलेज है, वहाँ पे जो है अपनी इंटर की तालीम हासिल की। और उसके बाद फॉर ग्रेजुएशन आई वेंट टू एनईडी यूनिवर्सिटी एंड आई कंप्लीटेड बैचलर ऑफ साइंसेस बीएस इन कंप्यूटेशनल फाइनेंस फ्रॉम 2013 टू 2017। सही। 2017 में मैं ग्रेजुएट हुआ और फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ शुरू होती है। सही। तो फिर आपका एक एलिमेंट है जो हमने आपको बहुत ज़्यादा स्पीच कॉम्पिटिशन्स के अंदर देखा, तो ये कब से स्टार्ट किया आपने डिबेट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना? क्या बचपन से कर रहे थे या कोई ज़िंदगी के अंदर ऐसा मोड़ आया कि जहाँ से फिर आपने इस फील्ड के अंदर भी गए? अच्छा, इसमें जो है घर का जो माहौल मुझे मिला था, मेरी वालदा जो है वो रेगुलर अखबारात के अंदर लिखती थी, कॉलमिस्ट थी। हाँ। और इसी के साथ साथ फादर चूंकि टीचिंग के शोबे से वाबस्ता थे, तो उनका पढ़ने पढ़ाने का बड़ा एक सिलसिला था। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो एस्पिरेशन है वो ये दोनों है। इनको देख देख के मैंने सीखा है, और इनसे ही कंटेंट डेवलपमेंट और स्पीच डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, जो बुनियादी जो मेरी तरबियत हुई है वो इन्हीं की तरफ से हुई है। स्कूल लाइफ में लिटरेरी एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेता था, लेकिन हाँ। स्कूल लाइफ के बाद जो है, जो स्कूल लाइफ में जो क्रिटिकल टाइम पीरियड शुरू होता है क्लास 9 से, जिसमें हम बच्चे को पुश करना हम्म। शुरू करते हैं, बेटा बस 2 साल, सिर्फ 2 साल, ये 2 साल हम्म। गुजार लो, तो उन 2 साल के चक्कर में सब कुछ छोड़ दिया था। फिर इंटर हम्म। में आते हैं, फिर एक टैप लगता है कि बेटा सिर्फ ये 2 साल, सिर्फ 2 साल, तो इंटर में भी सब कुछ छोड़ दिया। तो मैं अगर पब्लिक स्पीकिंग या लिटरेरी एक्टिविटीज में वापस आया, तो वो मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर वापस आया, हाँ। आफ्टर अ गैप ऑफ 4 to 5 years। लिटरली इस चीज को मेरे टीचर्स ने स्कूल लाइफ के अंदर ही फील किया था, कि अतीब जो है वो अब इन एक्टिविटीज से भागता है। और कुछ टीचर्स ने बाकायदा तौर के ऊपर निशानदेही की थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है, नेचुरल जो आपकी एक्टिविटीज है, जो आपकी नेचुरल कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको जो है जंग नहीं लगना चाहिए। लेकिन खैर, उस वक्त पढ़ने का एक जान या पढ़ने का एक माइंड बन चुका था, तो उसकी वजह से बाकी एक्टिविटीज को बिल्कुल खैर बात कह दिया था। सही सही। अच्छा, ये तो चलें फिर भी समझ आता है कि इंसान जो है वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ डिबेट्स करता है, बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं। लेकिन फिर एक मोड़ ऐसा आता है कि इंसान जो है वो सोशल वर्क के अंदर जाता है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस आपने ज्वाइन की, अभी हम पॉलिटिक्स वाली बात पे नहीं आएंगे, हम सिर्फ आपकी जो सोशल वर्क है उसके ऊपर आएंगे। तो ये कब से स्टार्ट किया, और ये जज्बा, ये भी क्या पेरेंट्स की तरफ से एक मोटिवेशन थी, या कोई ऐसा आपकी लाइफ के अंदर ऐसा बंदा था जिससे इंस्पायर्ड हुए आप
कि यार मुझे इसकी तरह बनना है, सो यू स्टार्टेड गोइंग इनटू सोशल वर्क, ये कैसे स्टार्ट हुआ? इस मौके पे भी मैं अपने पेरेंट्स को इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा कि अपनी स्कूल लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर होती थी, इवन ये कि स्कूल के अंदर इलेक्शंस, आई थिंक मैं 2 दफ़ा जो है स्टूडेंट यूनियन हमारे स्कूल में थी, वो 2 दफ़ा जो है मैंने उसका इलेक्शन जीता था, दो ओके। दफ़ा तो उस दौर से ही एक जो है वो मतलब एक पॉलिटिकल जो जहनियत होती है या एक आइडियोलॉजी होती है वो उस दौर में ही डेवलप हो गई थी। अच्छा, जहाँ तक सोशल वर्क की अगर मैं बात करूँ तो मेरे फादर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे अपने एरिया के मसाइल को हल करने के हवाले से, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो गटर खुलवाने का मसला हो, एंड ही वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ इलेक्टेड पीपल इन दैट एरिया। यानी हम 11C3 के अंदर जहाँ रहते थे तो वहाँ मेरे फादर जो है, जो इलेक्टेड जितने भी लोग थे जमात इस्लामी के, निमतुल्लाह खान साहब के दौर में, तो मेरे फादर उनके कोऑर्डिनेटर थे। तो उस हवाले से बड़ा क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया कि आवाम के मसले कैसे हल किए जाते हैं, आवाम के मसले को हल करने के लिए कैसा एटीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, आवाम के मसलों को हल करने के लिए आपको 24 घंटे कैसे फंक्शन करना होता है। लोग 3 बजे भी आ जाएंगे रात को, लोग सुबह भी आ जाएंगे, लोग हम्म। नमाज नमाज के दौरान मिलते हुए भी आपको तंग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो उस दौर से एक जो है सेंस डेवलप हो गया था कि ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसको, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छे तरीके से फुलफिल की जाए तो आप आवाम के बहुत ज़्यादा मसले जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरी सोशल वर्क की एक्टिविटी है। मैं ये समझता हूँ कि मेरी सोशल एक्टिविटीज के अंदर जो बूम आया वो कोविड 19 के अंदर आया। कोविड 19 से पहले भी मैं सोशल एक्टिविटीज करता रहता था, जैसे ईद उल अजहा के मौके पर जो है सेक्रीफिशियल हाइड्स जो कलेक्शन की कलेक्शन होती है, जानवरों की खाने कलेक्ट होती है, वो तो हर साल में करता था। लेकिन जो कोविड 19 का क्रिटिकल दौर आया ना, उसके बाद से मेरी सोशल एक्टिविटीज की जो डायनेमिक्स थी वो पूरी 360 डिग्री पे चेंज हो गई। उसमें राशन जो है वो कलेक्ट करना, लोगों तक पहुंचाना, फिर इसी के साथ साथ जो है लोगों को जो है मास्क फराहम करना, फिर इसी के साथ साथ जो मसाजिद हैं, जो इबादत गाहें हैं, जिसमें चर्च हो, जिसमें मंदिर हो, जिसमें इमाम बारगाह हो, जिसमें कोई मस्जिद हो, हर मस्जिद में किसी भी मसलक की हो वहां जाकर जरासीम कश स्प्रे करना, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करना, और मतलब लोगों के राशन के मसाइल हल करना, लोगों के घर में कोई जो है जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनके बिल्स रुके हुए हैं, उनकी कुछ बेसिक नेसेसिटीज जो है वो खरीद नहीं पा रहे, तो उनको पैसे अरेंज करके देना। ये पूरा कोविड 19 का पूरा दौर मेरा ऐसा गुजरा, और उसी भाग दौड़ में मैं खुद भी कोविड 19 का भी शिकार हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कोविड 19 के बाद से जो सिलसिला चल निकला है वो अभी तक नहीं रुका है। फिर कोविड 19 के अंदर थोड़ी सी शिद्दत में कमी आई, तो फिर उसके बाद जो है मैंने अपने एरिया के अंदर सफाई मुहिम शुरू की। सफाई मुहिम में बहुत अच्छा जो है एक रिस्पांस आया, इलाके के जो यंगस्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हमने 2 दिन के अंदर 2 बड़ी जो है वो सफाई मुहिमात जो है मुनक्किद की, 2 लगातार दिन, एक दिन एक गली साफ की, दूसरे दिन जो है वो एक बड़ा कचरे का ढेर जो पड़ा हुआ था हमारे इलाके के अंदर वो मोहल्ले वालों के साथ मिलकर साफ करवाया। तो ये हमारे जो 2 दिन है वो आज तक मुझे याद है। ये अगस्त 2020 की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगस्त 2020 के अंदर जो है ये 2 दिन इस तरह के आए थे। फिर उसके बाद जो है प्लांटेशन एक्टिविटी हो, सफाई की मुहिम हो, नौजवानों के लिए अवेयरनेस सेशंस हो, बच्चों के लिए सेशंस हो, और मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो है वो फिर जो है वो चलती गई। और फिर इसके बाद जो है लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों से दरखास्तें लिखवाना, एप्लीकेशंस लिखवाना, कंसर्न इदारों तक वो एप्लीकेशन पहुंचाना कि भाई हमारे एरिया का जो है ये मसला मौजूद है। फिर मुख्तलिफ मुजाहरे करना, मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स करना अपने एरिया के नुमाया मसाजिद के बाहर, अपने एरिया के नुमाया प्लेसेस के ऊपर कि भाई हमारे एरिया का ये मसला है, हम इस पर एहतजाज करते हैं, हम इस पर अपनी आवाज़ उठाते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये मसला फिलफोर बुनियादों पर हल होना चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मैं ये समझता हूँ कि 2019 से जो एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं तो वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। सही सही। अच्छा, मैं उस वाले पॉइंट पे वापस आऊंगा जो आपकी पार्क्स को वापस से बनाने के ऊपर और उनकी बेटरमेंट के लिए जो आपने काम किया। जब हम पाकिस्तान से बाहर आए तो मुझे समझ आया कि पार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और लोगों के पास एक सोशल प्लेस होनी चाहिए कि जहाँ पे वो सुकून से कुछ वक्त गुजार सकें, थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, शाम को बैठ सकें, एक वॉक कर सकें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है इंसान की, कि वो शाम को थोड़ी देर सैर व तफरी के लिए जा सके। हमारे कराची के अंदर वो आपको वो छीन लिया है हमसे, हम रोड पे चल भी नहीं सकते, फुटपाथ्स आपके इनक्रोच्ड हैं, ये सारे मसाइल। तो
इसके ऊपर बताएं, आपने जो पार्क्स के ऊपर काम किया था वो किस तरीके से स्टार्ट किया और उसके ऊपर फिर कौन लोग आपके साथ जुड़े? थैंक यू सो मच रजा, आपने याद दिला दिया, मेरे भी जहन से निकल गया था। लेकिन ये पार्क वाला काम बड़ा शानदार हुआ था। एरिया के दो पार्क्स को हमने टारगेट किया और उसमें से एक पार्क तो ऑलरेडी काफी हद तक मेंटेन हो रहा था। और उस पार्क के अंदर मोहल्ले वालों का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था कि वो अपनी तौर पर जो है उस पार्क में लाइट्स भी लगा दी थी। और जो है उनका कंसर्न ये था कि यहाँ पर बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए, अवेयरनेस सेशन होने चाहिए। तो हमने उस पार्क को टारगेट करके वहां पर अपने सेशन वगैरह करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोग मोबिलाइज हुए, पेरेंट्स मोबिलाइज हुए, पेरेंट्स ने आना शुरू कर दिया, बच्चों ने आना शुरू कर दिया और उनको वहां से पॉजिटिविटी मिलने लगी, उनको वहां से जो है पॉजिटिव मैसेजेस मिलने लगे, उनको कंस्ट्रक्टिव मैसेजेस मिलने लगे। डिफरेंट सेलिब्रेशन हुई, 6 सितंबर पे प्रोग्राम हुआ, 14 अगस्त पे प्रोग्राम हुआ, 23 मार्च पे प्रोग्राम हुआ। डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर शऊर आता गया और उस पार्क को लोगों ने ओन करना शुरू किया। दूसरा पार्क वर्स्ट कंडीशन के अंदर मौजूद था। उस पार्क को बिल्कुल मैं उसका क्रेडिट ही लेता, मैं उसका क्रेडिट देता हूँ नौजवानों को, जो वहाँ के नौजवान थे। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैं जो है ट्रैवलिंग की वजह से, आई थिंक ट्रैवलिंग की वजह से जो है वो शहर से बाहर था। मुझे उसी दौरान जो है वो एक नौजवान का व्हाट्सएप आया कि अतीक भाई, आप लोगों की जो है पिछले दिनों मैंने एक एक्टिविटी देखी थी, सफाई की क्लीनलीनेस एक्टिविटी आप लोगों ने की थी, मैं वो एक्टिविटी अपने एरिया में करना चाहता हूँ, तो आप थोड़ी सी हेल्प करें। मैंने कहा मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं इस वक्त तो कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली जैसे ही वापस आऊंगा तो हम कुछ ना कुछ करते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे ने खुद से करके अपने लोगों को जमा करके पूरा पार्क जो है जिसके अंदर कचरा था वो पूरा साफ करवा दिया, झाड़ियां कटवा दी। और आप यकीन करें कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहां पे घास का भी अरेंजमेंट कर दिया। ये सब लोगों ने अपने पैसों से अपनी मदद आपके तहत किया, पूरे पार्क क्या की हुआ? कंडीशन को चेंज कर दिया। और उस पार्क की कंडीशन चेंज होने की वजह से उस पर इतना पॉजिटिव इफेक्ट आया कि लोग, खवातीन, बच्चे, फैमिलीज उस पार्क का रुख करने लगे, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलने लगा, उनको एक जो है जिसे कहते हैं कि एक फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जब उस पार्क के अंदर, तो लोगों को अच्छा लगने लगा। जो मेजर इसमें पॉइंट है समझने का वो ये कि वहां के लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील किया, अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़े। और जब अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़े तो वो जो हुकूमती इदारे थे, जो कंसर्न अथॉरिटीज थी, डायरेक्टर पार्क्स ने वहां का दौरा किया, असिस्टेंट डायरेक्टर पार्क्स ने वहां का दौरा किया और अपने ताउन की यकीन दहानी दिलाई। ये अलग बात कि उन्होंने अभी तक कोई मेजर ताउन नहीं किया, लेकिन स्टिल एक इम्पैक्ट तो उन पे गया कि यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। तो उन्होंने आके उसका विजिट भी किया और विजिट करने के बाद जो है उन्होंने अपने ताउन का यकीन दहानी भी करवाई थी। बहरहाल पार्क्स को मेंटेन करना और पार्क्स को बनाना, पार्क्स को बसाना, ये एक बहुत अच्छी चीज है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें चूंकि गवर्नमेंट इदारों की नेग्लिजेंस है, अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर के अंदर ये पार्क्स जो है वो बल्दियाती उमूर के अंदर आता है और बल्दियाती गवर्नमेंट है ही नहीं। बल्दियाती गवर्नमेंट का जो लास्ट टेन्योर खत्म हुआ है वो 2015 से 2020 के अंदर खत्म हो गया। 2020 के बाद से 2022 चल रहा है, उसका भी एंड आने वाला है और अभी तक बल्दियाती हुकूमत जो है वो नहीं बनी है। तो उसकी वजह से लोग अपनी जिम्मेदारी को फील करते हुए अगर खुद से थोड़ा बहुत काम करना शुरू करें तो हर गली मोहल्ले के अंदर पार्क्स को अच्छी कंडीशन में लाया जा सकता है और फैमिलीज के लिए जो है वो एक अच्छा पॉइंट बनाया जा सकता है। सही सही। अच्छा अदीब भाई, आप थोड़ा सा पॉलिटिकल इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एजुकेटेड तबका होता है, यानी मिसाल के ऊपर एनईडी का पढ़ा हुआ या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का पढ़ा हुआ, वो उमूमन पॉलिटिक्स में नहीं जाता या डरता है, फिर फैमिली भी मना करती है, रेजिस्ट करती है कि नहीं सियासत में मत जाओ, जान का भी खतरा हो सकता है, लाइफ स्टेक पे आ सकती है। जाहिर सी बात है, हर किसी के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और आपकी लाइफ के ऊपर एक थ्रेट आ जाती है जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट होते हैं, तो फिर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ बात करते हैं और वो एक मुश्किल मरहला होता है। तो क्या फैमिली इसमें साथ थी, और फिर पॉलिटिक्स कब ज्वाइन करी, और फिर ये सफर कैसा रहा अब तक? यार पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के हवाले से कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड तो मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने आपको बताया कि बचपन से ही मेरी अपब्रिंगिंग उस माहौल के अंदर हुई थी जिसमें मैंने अपने पेरेंट्स को पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हुए पाया।
तो मैं ये समझता हूँ कि शायद बचपन से ही ये चीज़ मेरे अंदर शामिल थी, और उसी जज्बे ने मुझे पॉलिटिक्स के अंदर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करवाया। और जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर आई वाज एसोसिएटेड विद इस्लामी जमियत तलबा, और मैं इस्लामी जमियत तलबा को बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ। लोगों के मुख्तलिफ ओपिनियंस होंगे उसके हवाले से, डेफिनेटली हर एक का अपना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी अपब्रिंगिंग के अंदर, मेरी ग्रूमिंग के अंदर, मेरी स्किल्स को पॉलिश करने के अंदर इस्लामी जमियत तलबा ने बड़ा की रोल प्ले किया है। और इस्लामी जमियत तलबा का टाइम पीरियड मेरा बहुत अच्छा गुजरा। इस्लामी जमियत तलबा के बाद जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आया तो फिर जमात इस्लामी के साथ जो है वो अटैच हो गया, और सिंस देन आई एम वर्किंग विद जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी को इंतखाब करने का यही एक मेन रीज़न था कि मैंने इनको अपने बचपन से ऑब्जर्व किया है, बचपन से इनके कामों को ऑब्जर्व किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इस पार्टी के साथ जो है अपनी आइडियोलॉजी अलाइन भी पाता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि मैं इनके साथ जो है वो चल के एक अच्छा रिजल्ट जो है वो दे सकता हूँ सोसाइटी को। तो ये पॉलिटिकल लाइफ है और ये मेरी पॉलिटिकल करियर है। सही। अच्छा, जमात इस्लामी के हो सकता है लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जमहूरी निज़ाम है जमात इस्लामी के अंदर, और हर दफ़ा उनके लीडर चेंज हो सकता है, फिर एक पूरा सिस्टम इलेक्ट होके आता है। जमात इस्लामी की अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, हमने एक पर्सनालिटी का नाम शायद आजकल जवानों ने नहीं सुना होगा, मौलाना मौदूदी, जिन्होंने जमात इस्लामी को स्टार्ट किया था, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी इसको बनाने के लिए। और जाहिर सी बात है आइडियोलॉजी बहुत अच्छी होगी या बहुत डेमोक्रेटिक होगी, कि आज तक ये पार्टी डेमोक्रेसी के साथ चल रही है, तो उनकी उनके बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर जमात के साथ उसको कनेक्ट करें। मौलाना मौदूदी जिस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर आप कैटलिस्ट को पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को तेज करता है और या किसी रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि तेज करने वाला कैटलिस्ट अगर सोसाइटी के अंदर मौजूद था तो वो मौलाना मौदूदी थे। मौलाना मौदूदी ने अखबार का मुकाबला अखबार से किया, लिटरेचर का मुकाबला लिटरेचर से किया, नजरिए का मुकाबला नजरिए से किया, और एक अच्छे पढ़े लिखे अंदाज के अंदर अपने ओपिनियन को, अपने स्टांस को सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट किया। जमात इस्लामी को बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ है, और इसी इस्लामी सिस्टम को रिवाइव करने के लिए, इस्लाम के तमाम उसूल कवानीन पर रियासत को चलाने के लिए आपको डेफिनेटली एक ऐसी पावर की जरूरत है कि जो इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा हो, जो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हो, और पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होते हुए, निज़ाम का हिस्सा होते हुए उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर सके। तो ये उनकी आइडियोलॉजी थी। और सिंस देन जमात इस्लामी के 5 से 6 अमीर, मरकजी अमीर जो पाकिस्तान लेवल का लीडर होता है जिसका इंतखाब होता है, 5 से 6 अमीर गुजर चुके हैं, जिनका आपस में ना कोई खूनी रिश्ता था, जिनका आपस में ना कोई खानदानी रिश्ता था, जिनका आपस में ना कोई किसी लिसानी किस्म का रिश्ता था। एक पंजाब से आया तो एक केपीके से आया, एक सिंध से आया तो कोई कराची से आया, मतलब मुख्तलिफ जो है वो अमीर जमात इस्लामी के गुजरे हैं। और जमात इस्लामी क्या, इस्लामी जमियत तलबा के अंदर भी जो निचली लेवल की लीडरशिप होती है, यानी एक यूनिट जो इनका जो हल्का कहलाता है, उस हल्के के जिम्मेदार से लेकर पाकिस्तान लेवल तक हर कोई जो है वो हर साल चेंज होता है। तो इस डेमोक्रेटिक एक्टिविटी के नतीजे के अंदर यंग ब्लड भी मिलता है, नया खून भी मिलता है। और डेफिनेटली जमात इस्लामी जो है वो इंसानों की जमात है, गलतियों से मावरा नहीं है। गलतियां जमात इस्लामी से भी हुई हैं और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, गलतियां होती हैं, लेकिन अब जमात ने काफी रिवाइव किया है अपने सिस्टम को। हाफिज तैमूर रहमान जैसा लीडर जो है वो मिला है, तो उन्होंने काफी चेंजेस की हैं, सिस्टम को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, अवामी मसाइल पर, पब्लिक इशूज पे बड़ा खुल के बात की है, और अपनी आइडियोलॉजी के साथ स्टिक रहते हुए, अपने उसूलों के साथ रहते हुए बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी का रिवाइवल का पीरियड। सही। अच्छा, अब थोड़ा से मुश्किल सवाल की तरफ चलेंगे। जमात इस्लामी का आपने कॉन्सेप्ट बताया कि जमात इस्लामी जो है इस्लाम का निफाज करेगी या इस्लाम को पूरा पाकिस्तान के अंदर वो करेगी। एक बहुत बड़ा तबका है जो आज शायद इस्लाम को प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करता होगा। अ, उसके अंदर छोटी छोटी सी एग्जांपल आ जाती हैं, जैसे नमाज ना पढ़ना, या फॉर एग्जांपल इस्लाम के अंदर पर्दा है वो हिजाब नहीं करते होंगे, इस्लाम के अंदर मिसाल कोई दाढ़ी है उनकी दाढ़ी नहीं होगी। ये इस्लाम के कुछ ऐसे यानी फर्ज हैं। शायद हज जरूरी होगा लेकिन उनके पास करोड़ों रुपए होंगे, वो हज पे नहीं जाते होंगे फॉर एग्जाम्पल। तो जमात इस्लामी क्या इन पर्सनल इश्यूज के अंदर भी आएगी? ज़कात का वो भी इस तरह का कोई निफास वाला सिस्टम है, या कोई एक आइडियोलॉजिकल क्या आइडियोलॉजी, यानी मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस्लाम किस तरीके से नाफिज होगा। देखिए, इस्लाम जो है वो एज अ होल एक सोसाइटी को चेंज करने की बात करता है, एक हम्म। सिस्टम देने की बात करता है, जिस सिस्टम के अंदर सोसाइटी के अंदर रहने वाला एक आम फर्द से लेकर
उस सोसाइटी का एलीट तक या उस सोसाइटी की रूलिंग पावर तक हर कोई उन उसूलों को फॉलो करता हो, और उन उसूलों को फॉलो करने के नतीजे के अंदर सोसाइटी एज अ होल चेंज होती है। पहली बात तो ये कि जमात इस्लामी डंडा लेकर या डंडे के जोर पे कोई चीज नहीं करवाएगी, ठीक है। इस हवाले से गालिबन मौलाना मौदूदी से भी इस हवाले से कुछ सवाल किया गया था, तो उन्होंने भी इस चीज को क्लियर किया था कि हम जमहूरी तरीके से जमहूरी इदारों के अंदर रहते हुए इस सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं। किसी शॉर्टकट के जरिए, किसी जोर जबरदस्ती के जरिए, किसी धोंस और धमकी के जरिए हम जो है वो इस्लाम को नाफिज करने की बात नहीं करते, ठीक है। पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरी चीज ये कि जमात इस्लामी एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगी या एक ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश करेगी कि जिस सिस्टम के अंदर हर फर्द अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करे और इंडिविजुअल बेसिस पे ये फील करे कि यार ये चीज मुझसे गलत हो रही है, इसको बेहतर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जमात इस्लामी हर एक को नकाब पहनाना शुरू कर दे, जमात इस्लामी हर एक को जो है वो नमाज के टाइम जो है मस्जिद की तरफ भागना शुरू कर दे। ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, और जितना भी जोर लगा ले पॉसिबल नहीं है। ठोस और धांधली के जरिए या धमकी के जरिए जो सिस्टम लाया जाता है, एक वक्त आता है कि वो सिस्टम खत्म हो जाता है। जुल्म और जबर का निजाम कभी भी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता। हर निजाम, वो निजाम जो अवामी हिमायत के नतीजे में आए, वो निजाम जिसमें अवाम अपने शरह सदर के साथ, अपने दिल के इत्मीनान के साथ किसी चीज को एक्सेप्ट करे, वो निजाम जो है पायदार भी होता है, वो निजाम ज्यादा देर तक काम भी करता है। तो इस हवाले से बड़ा क्लियर स्टैंस है कि जमात जो है वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करेगी जहां रिश्वत सतानी ना हो, जहां पे जो है जुल्म की बालादस्ती ना हो, जहां पे आम आदमी को इंसाफ मैसर हो, जहां पे आप अपनी मजहबी अकायद के साथ मुकम्मल तौर पे एक रिस्पेक्ट के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। मजहबी अकायद आपके भी, माइनॉरिटीज के भी, ठीक है। जमात इस्लामी के अंदर माइनॉरिटी विंग भी है। जमात इस्लामी जो है माइनॉरिटीज के साथ भी काम करती है, और अभी ये कोविड-19 के अंदर चर्च से लेकर जो है मंदिर से लेकर हर इबादतगाह को टारगेट करके वहां पर कोविड के दौरान जो है डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी हुआ था। तो बहरहाल जमात इस्लामी सिस्टम की बात करती है, और सिस्टम जब चेंज होगा तो डेफिनेटली एक नेकी का माहौल क्रिएट होगा, और उसमें हर फर्द अपने तौर पर जिस भी तरीके से नेकी को फॉलो करना चाहे वो करेगा। सही सही। हाँ, इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पहले भी ये कर चुकी हैं कि वो हिंदुओं के इवेंट्स भी बनाती थी, क्रिश्चियन के इवेंट्स भी बनाती थी और मुख्तलिफ वो। तो आई होप कि इतना हौसला तो हमारे मुसलमानों के अंदर भी हो कि वो दूसरे सबके इवेंट्स के ऊपर उनका साथ, बल्कि इनफैक्ट मैंने खुद जमात इस्लामी के कुछ लोगों के बारे में सुना कि वो इमाम बारगाहों में मुहर्रम में गए और उन्होंने स्प्रे किया मजलिसों से पहले। तो ये बड़ा जी अच्छा बिल्कुल। जेस्टर है कि आप इनकी मजलिसों पर कर लें तो वो शायद 12 रबीउल अव्वल में वो आपकी सिक्योरिटी कर लें। इस तरह एक दूसरे के आप साथ चलते रहें, और ये ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है जिससे हम आपस में और करीब आते जाएं। अच्छा, बिल्कुल। कमिंग टूवर्ड्स बल्दियाती इंतखाबात जिसके अंदर आप खड़े हुए हैं, तो आप पहले तो ये बताएं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए हैं और कितना, क्या आपकी अंदर लोकेलिटी के अंदर कितने लोग हैं, और फिर सबसे बड़े मसाइल क्या हैं उस एरिया के और आप उनको किस तरीके से हल करेंगे। अपने एरिया की सिर्फ बात करेंगे, पूरे कराची की। ठीक है। इसमें मैं जिस एरिया से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ ये है यूसी 12। यूसी 12 के अंदर 4 सेक्टर्स शामिल हैं, 11B, 11A, 5C3, 5C4। हर यूसी के अंदर कराची की तकरीबन 246 यूसीज हैं। हर यूसी के अंदर 4 वार्ड्स हैं। वार्ड जो है वो सेक्टर्स पे मुश्तमिल होता है। जैसे हमारी यूसी 12 के अंदर एक वार्ड 11B का है, 11B पूरा एक वार्ड है, और 11A का एक हिस्सा एक वार्ड है, यानी ये 2 वार्ड हो गए। 11A का कुछ हिस्सा और 5C4 का बड़ा हिस्सा, ये जो है वो तीसरा वार्ड हो गया। और चौथा वार्ड जो है वो 5C4 का कुछ हिस्सा और 5C3 कंप्लीट, ये जो है चौथा वार्ड है, यानी 4 वार्ड हो गए। जिस वार्ड से मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ उस पे 11A का कुछ हिस्सा है और 5C4 का बड़ा हिस्सा है। और इस पूरी यूसी के अंदर अगर टोटल वोटर्स की बात की जाए तो तकरीबन इट्स अराउंड 55,000 टू 60,000 टोटल वोटर हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मेरे वार्ड की अगर बात करें तो मेरे वार्ड में 11A का कुछ हिस्सा आता है। 11A का जितना हिस्सा आता है वहां पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है 3,800 है, ठीक है।
और 5C4 का बड़ा हिस्सा आता है। 5C4 के अंदर जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 6500 समथिंग, यानी अगर दोनों को मिलाया जाए तो ये इट्स अबाउट 10,000 का फिगर बनता है जो मेरे वार्ड के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है। 11A की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 11A एक अच्छा, निस्बतन बेहतर और वीआईपी इलाकों के अंदर शुमार होता है पूरे नॉर्थ कराची में। यहाँ बड़े बंगले हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, साफ कुशादा सड़कें हैं, मसाइल यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन ये इलाका फिर भी बनिस्बत जो है वो बेहतर कंडीशन के अंदर मौजूद है। 5C4 जो 11A के साथ जोड़ा गया है, 5C4 जो है वो लोअर मिडिल क्लास का इलाका है। बज़ाहिर 5C4 के अंदर मसलों की बहुतात है, मसले बेतहाशा हैं, बल्दियाती मसाइल मौजूद है, सड़कों के मसाइल मौजूद है, सफाई के मसाइल मौजूद है, कटर के मसाइल मौजूद है, और एक बहुत वर्स्ट कंडीशन में है इस वक्त 5C4। तो 5C4 और 11A का वैसे तो कोई जोड़ नहीं बनता, लेकिन खैर बहरहाल अब जो हल्का बंदियां हुई हैं उनको हमें एक्सेप्ट भी करना है, उन्हीं के हिसाब से आगे चलना भी है। तो बहसित पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे वार्ड के अंदर तकरीबन 10,000 के अराउंड वोटर्स हैं, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10,000 के करीब जितने भी वोटर्स मौजूद थे उन सब से हमने, यानी जितने घर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं सबसे हमने राब्ता मुकम्मल किया था, और हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा था। लोग इस मरतबा जो है वो जमात इस्लामी को वहाँ पे अपने हमारे एरिया के अंदर एक चॉइस के तौर पे देख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और ये मेरे हल्के की सूरत हाल थी। 3 बुनियादी मसले हैं, मसलों का आपने पूछा, 3 बुनियादी मसाइल हैं। सब नंबर 1 मसला जो है वो पानी की फराहमी का है। पानी जो है वो नहीं आता, आता भी है तो बहुत दिन के बाद आता है। दूसरा अहम मसला जो है वो निकासी आब का है। सड़कें टूटी फूटी होने की वजह से, गटर उबलने की वजह से पानी खड़ा हो जाता है जगह जगह। जब खड़ा हो जाता है तो वो सड़क को भी खराब करता है, बीमारियों का सबब बनता है, और गुजरने वालों के लिए तकलीफ का सबब बनता है। तीसरा बड़ा मसला जो है वो है सफाई का। कचरा मुख्तलिफ जगह पर कचरे का ढेर लग चुका है, और वो ढेर उठता नहीं है। कचरे की निकासी का, कचरे को निकालने का, कचरे को उठाने का कोई बुनियादी सिस्टम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा लोगों को मसला होता है। ये 3 बुनियादी मसले हैं। मेरा लाहे अमल क्या है? मेरा लाहे अमल इन तीनों मसलों को तरजीहात की बुनियाद पर रखते हुए इन तीनों मसलों को हल करना है। इसमें से 2 मसलों का आसान सा हल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नकासियात यानी पानी खड़ा होने का मसला है, वो ये इस वजह से होता है कि जब गटर्स जो है वो उबलने लगते हैं, गटर जो है ओवरफ्लो होने लगते हैं, तो गटर्स को खुलवाना होता है। उन गटर्स को खुलवाने के लिए सरकारी कुंडी मैन या सरकारी जमादार हमारे पास मौजूद होते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी प्रॉपरली अदा नहीं कर रहे होते। उनके साथ प्रॉपर फॉलोअप रखा जाए, उनके सर पे एक डंडा रखा जाए, और अपने इख्तियारात के मुताबिक इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उनको पाबंद किया जाए कि वो ये काम करें, तो उसके नतीजे के अंदर आपका ये नकासी आप वाला मसला हल हो सकता है। दूसरा अहम मसला सफाई का। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इस वक्त जो है बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है कचरे को उठाने के हवाले से। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने डिफरेंट कंप्लेन नंबर दे दिए, तो उस कंप्लेन नंबर पे अगर प्रॉपर फॉलोअप रखा जाए, उसको बताया जाए कि यहाँ पर कचरा मौजूद है, इस कचरे को उठाने की जरूरत है, तो वो इस सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। तीसरा मसला जो पानी का है, हल करना मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए भी अगर प्रॉपर फॉलोअप मीटिंग्स की जाए, वाटर बोर्ड के साथ प्रॉपर कोई सिस्टम बनाया जाए, तो ये मसला भी हल हो सकता है। अच्छा, अदीब भाई, बस इसको वाइंड अप करने की तरफ लेके चलते हैं। मेरा आखिरी सवाल जो है ना, बड़ा अवामी सा और बड़ा यानी बहुत बेसिक सा सवाल है, शायद आपको ताज्जुब हो, लेकिन मैंने कभी काउंसलर्स वगैरह देखे नहीं है जब से मैं जवान हूँ, तो मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। एक तो ये बताएं कि काउंसलर कौन होता है, उसके अंदर में क्या क्या जिम्मेदारी आती हैं एक एरिया का काउंसलर। फिर दूसरी बात, ये सिस्टम चलता कैसे है, कि उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, कितने पैसे मिलते हैं उसको, और फिर वो उसको क्या पूरे इख्तियार होता है कि उसका जहां दिल चाहे वो पैसे को इस्तेमाल कर सके, या कोई चेक एंड बैलेंस होता है। फिर इसकी कोई क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है काउंसलर के पूरे निज़ाम के लिए, कि काउंसलर की क्या हुदूद हैं क्या नहीं है, अगर हैं तो फिर ये बार बार चेंज क्यों हो जाती हैं, कि कभी कोई कहता है कि भाई इस सिस्टम के पास तो इख्तियारात ही नहीं थे, फिर कभी कोई कहता है नहीं इख्तियारात थे पैसे नहीं मिले, फिर कोई कहता है पैसे मिले करप्शन हुई। तो क्या सिस्टम में कोई फ्लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लॉ है, या कितने इख्तियार हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा एक जनरल बात बताएं कि काउंसलर होता कौन है, क्या करता है, और कितने पैसे उसको मिलते हैं। एक यूसी के अंदर जो हायरार्की होती है वो ये होती है कि यूसी चेयरमैन होता है,
वाइस चेयरमैन होता है, ये दोनों पूरे यूसी के होते हैं। जो काउंसलर होता है वो अपने अपने वार्ड का होता है। ठीक है, 4 मुख्तलिफ वार्ड्स होते हैं, तो 4 काउंसलर्स होते हैं जो अपने अपने वार्ड के जिम्मेदार होते हैं। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जब से 18वीं तरमीम हुई है, 18th अमेंडमेंट हुई है, तो उसके बाद शहरी हुकूमत, जिसमें यूसी चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो या आपका मेयर हो, इनके पास इख्तियारात बहुत कम हो गए हैं, बहुत घट गए हैं, जिसकी वजह से मसाइल हैं। दूसरी चीज ये बताऊं कि इस ऐसा भी नहीं है कि इख्तियारात नहीं है या फंड्स नहीं है, फंड्स आते हैं, लेकिन वो करप्शन की नजर हो जाते हैं। फंड्स थोड़े होते हैं, लेकिन इन थोड़े फंड्स को भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है। मसला ये है कि जो थोड़ा फंड भी आता है वो करप्शन की नजर हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरी चीज ये कि काउंसलर की जिम्मेदारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी अपने वार्ड के मसाइल को हल करना होता है, जिसमें गटर का मसला हो, सफाई सुथराई का मसला हो, पानी का मसला हो, ये जितने भी मसले होते हैं उसके लिए वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिम्मेदार होता है। कोई काम कराना हो तो उसको टेंडर खुलवाना पड़ता है, उस टेंडर के ऊपर बिलिंग होती है कि इतना खर्च आएगा, उस टेंडर को वो यूसी चेयरमैन से या यूसी वाइस चेयरमैन से अप्रूव करवाता है। वो बिल, उसका फिर पूरा एक सरकारी सिस्टम है कि वो फिर बिल के अकॉर्डिंगली आपको जो है फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा सिस्टम के अंदर काउंसलर के भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मैं ये भी क्लियर कर दूं, हाथ बंधे हुए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ जरूर किया जा सकता है, अपने रवाबित इस्तेमाल करते हुए, अपने राब्ते इस्तेमाल करते हुए, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ जरूर किया जा सकता है। मसला ये है कि लोग कुछ भी नहीं करते। वो जो आप कह रहे हैं कि काउंसलर्स आपने आज तक नहीं देखे, उसका बुनियादी मसला यही है कि मतलब मैं बताऊं तो मैं इस वक्त अपनी गलियों के अंदर या अपनी नमाजों के अंदर मैंने टारगेट ये रखा हुआ है कि जिसको भी मुझसे मिलना होता है या मुझे अगर किसी से मिलना होता है तो हम मस्जिद को टारगेट करते हैं, मस्जिद के अंदर उस फर्द से मुलाकात कर लेते हैं। एक्सेसिबल होना चाहिए। जब तक आप एक्सेसिबल नहीं होंगे, आवाम के मसले हल नहीं हो सकते, हमारे कॉलर ऊंचे हो जाते हैं, हम जो है अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझने लगते हैं। अगर डाउन टू अर्थ बंदा, एजुकेटेड बंदा, वेल एजुकेटेड बंदा, वेल मैनर्ड बंदा इन जिम्मेदारियों पे आएगा तो इंशाल्लाह मसले जो है वो वक्तन फवक्तन हल भी होंगे और अच्छे तरीके से हल होंगे इंशाल्लाह। सही है अतीब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे पता है थैंक यू सो मसरूफियात मच। जॉब की, और फिर जाहिर है आपका एक पॉलिटिकल कैरियर है, उसमें बड़ी मसरूफियात होती हैं। आपने टाइम निकाला तो थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करूंगा। आप हमारी थैंक एक तो यू। डिबेटिंग कम्युनिटी से भी हैं, तो इस वजह से हमारे जज़ाकल्लाह। आपके एक ज़्यादा कनेक्शन है आपके साथ, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और फिर आपका एक हद तक तो आपने बहुत खिदमतें की हैं अपने इलाके की, लेकिन अब जब एक इख्तियारात और एक फिर एक नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंच जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, और आप और इंशाल्लाह। बेहतर अंदाज में जो है वो खिदमत कर सकें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, अपनी फील्ड में भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेहतरीन काम करें, और जो है इस तरह खिदमत भी करते रहें। थैंक यू सो बहुत शुक्रिया अतीब भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।